नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल पार्ट 5। तीरथ वापस होटल पहुंचा। चेहरा सामान्य और मुस्कान भरा था। मन्नू और राघव तब तक नहा धोकर तैयार हो चुके थे। तीरथ हाथ में पकड़ा लिफाफा टेबल पर रखता बोला, गरम पकोड़े हैं, नाश्ता कर लो। इतनी देर कहाँ लगा दी? पकोड़े ढूंढ रहा था, तीरथ ने हंसकर कहा और कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। अब क्या करें हम? मनु ने पकोड़ों का लिफाफा खोला और राघव के साथ खाना शुरू कर दिया। बिना वजह हमें होटल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, मनु ने कहा। बाहर खतरा है। और बाहर जाने की वजह कैसे पैदा होगी? देखते हैं, मनु ने गंभीर स्वर में कहा। जिन हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है। हम लोगों का कमरे में बैठा रहना भी तो ठीक नहीं। तुम नाश्ता नहीं करोगे? राघव ने पूछा। कर लिया है मैंने, तुम करो। तभी राघव का फोन बजा। हेलो, राघव ने खाते हुए बात की। एक पुलिस वाले से एक मोबाइल नंबर मिला है। धर्मा की आवाज कानों में पड़ी। उस पुलिस वाले का दावे के साथ कहना है कि नंबर जिन यानी कि FIA का ही है। उसका कहना है कि महीना भर पहले FIA की तरफ से एक मामले से पीछे हटने के लिए फोन आया था और उसने नंबर अलग से यूं ही नोट करके रख लिया था। 20,000 में उसने नंबर मुझे दिया। नंबर बताओ, राघव बोला। ट्राई करने में क्या हर्ज है? उधर से धर्मा ने नंबर बताकर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अभी मुझे भी नहीं पता। राघव का स्वर गंभीर हो गया। मैं तुली से बात करना चाहता हूँ। उसे बताना है कि वो भी हमारी तरह खतरे में है। बेवकूफ इस बात को जरा भी नहीं समझ रहा। तुली हमारी तरफ हो गया तो फिर ये मामला संभल सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में आगे क्या हो जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए कोई काम बताओ। धर्मा की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम लोगों को इस मामले से दूर रखना चाहता हूँ, राघव ने कहा। मैं नहीं चाहता कि FIA ये सोचे कि तुम लोग इस मामले को जान चुके हो। तब तुम दोनों के लिए भी खतरा बन जाएगी FIA। हमारी परवाह मत करो। मुझे सबकी परवाह है। फोन बंद करो, मैं फिर बात करूंगा, कहकर राघव ने फोन बंद कर दिया। मनु और तीरथ की निगाह राघव पर थी। राघव ने उन्हें नंबर के बारे में बताया। हमें ये तो नहीं मालूम कि ये नंबर किसका है। ये किसी एजेंट का भी हो सकता है, तीरथ ने कहा। किसी का भी हो सकता है। अगर जिन से वास्ता रखता हुआ है तो हमारा काम बन सकता है, राघव बोला। हम बाहर चलेंगे और इस नंबर पर फोन करेंगे। हम इस इलाके से कम 10 किलोमीटर दूर जाकर फोन करेंगे ताकि वो सोच ना सकें कि हम यहाँ हो सकते हैं। दोपहर का 1 बज रहा था। राघव ने उस नंबर पर फोन किया। बेल हुई। फिर कपूर की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, FIA, राघव ने शांत स्वर में कहा। क्षण भर की खामोशी के बाद कपूर का सामान्य स्वर राघव के कानों में पड़ा। कौन हो तुम? FIA हो तुम? जिन? राघव ने पुनः पूछा। जवाब दो, वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, मुझे तुली का नंबर चाहिए। तुली? तुम कौन हो? कपूर का सामान्य स्वर कानों में पड़ा। क्या तुम्हें तुली का नंबर देने में कोई परेशानी है? हाँ, मुझे वजह मालूम होनी चाहिए। तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम किसी FIA वाले से उसकी हकीकत से वास्ता रखते सवाल का जवाब नहीं पा सकते। अपने बारे में बताओ, अगर तुली का फोन नंबर चाहते हो तो। कपूर का शांत स्वर राघव के कानों में पड़ा। मैं राघव हूँ, पहचाना मुझे? राघव के माथे पर बल आ ठहरे थे। हाँ, जानता हूँ तुम्हें। तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? आराम से बात। कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं अपने आदमी को भेजता हूँ, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। चूहे बिल्ली का खेल मत खेलो मेरे साथ। राघव का स्वर तीखा हो उठा। पास खड़े मनु और तीरथ की बेचैन निगाह राघव पर थी। तुम्हें ये फोन नंबर किसने दिया? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। बेकार सवाल। तुम्हें क्या सब याद है? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। नहीं, सबके नामों के अलावा कुछ भी याद नहीं आया, परंतु अब सब कुछ पता है। कैसे पता लगा? मनु ने बताया। मनु मिला तुमसे? वो इस वक्त भी मेरे पास खड़ा है। तीरथ भी मेरे पास है। हम तीनों अब एक हैं। खूब।
जैनी तुम्हारे पास है? हाँ, कैसी है वो? ठीक है, मुझे तुली का नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। राघव ने कहा। तुम मुझसे बात कर सकते हो? नहीं, मैं तुली को जानता हूँ और बात सिर्फ तुली से होगी और किसी से भी नहीं। क्या बात करना चाहते हो तुली से? तुम बात को जानबूझकर लंबा क्यों कर रहे हो? क्या ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? अगर ऐसी कोई कोशिश कर रहे हो तो बेकार जाएगी। हम हाथ नहीं आने वाले, हमें कम मत समझना। मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा आरडीएक्स के आर। ओह, तुम मेरे बारे में सब जानते हो। एफआईए अपने काम की बात जान लेती है। तुली का नंबर नोट करो। बोलो। उधर से कपूर ने तुली का फोन नंबर बताया। वैसे तो मुझे तुम्हें शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम लोग कमीने कुत्ते हो। राघव ने एकाएक गुस्से से कहा और रिसीवर रख दिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। अब हम तुली से बात कर सकते हैं, तीरथ बोला। हाँ, अगर नंबर ठीक हुआ तो, राघव ने कहा। वो नंबर क्यों गलत देगा? मनु ने कहा। नंबर ठीक होगा, बात करो। क्या उसे फोन पर बताओगे? कि नहीं, हम उससे मिलेंगे। राघव कह उठा। तभी बात बनेगी। वो मिलेगा? जरूर मिलेगा, राघव मुस्कुराया। बल्कि वो तो ये सोचकर खुश होगा कि पंछी आसानी से उसके जाल में फंस रहे हैं। राघव ने कपूर के दिए तुली के नंबर पर फोन किया। बेल हुई और फौरन ही तुली की आवाज कानों में पड़ी। हेलो तुली, राघव ने कहा। तुम कौन हो? राघव। तुम तुली ही हो? हाँ। तुली का सतर्क स्वर कानों में पड़ा। मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुली की आवाज नहीं आई। बोल, जवाब दे। हमें आपस में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। हम जानते हैं कि तुम एफआईए के एजेंट हो। हम कौन? तीरथ और मनु भी मेरे साथ हैं। तुम लोग मिल गए? हैरानी है, मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? मिल गया। तुम काम की बात करो। ऑपरेशन टू किल खत्म हो गया। तुमने याददाश्त मिटा दी थी इस ऑपरेशन की। फिर क्यों? मनु के पास है इस बात का जवाब। गलती मनु ने की तो मेरे और तीरथ के पीछे क्यों पड़ गए तुम? मनु की वजह से सीआईए हरकत में आ गई। माइक तुम लोगों को ढूंढ रहा है। हम नहीं चाहते कि बात बाहर जाए, इसलिए मार रहे हो हमें? जरूरी है। मनु ने माइक से बात की है। तुम लोगों के बारे में बता दिया है उसने। मनु कहता है कि उसने माइक को कुछ नहीं बताया। उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा मत कहो, वो सच कहता है। उसने मुंह खोला होता तो इस वक्त वो माइक के पास होता, मेरे साथ ना होता। मुझे ऑर्डर है तुम लोगों को खत्म करने का। तो तुम पीछे नहीं हटोगे? नहीं। ठीक है। राघव के होठ सिकुड़ चुके थे। हम तीनों ही तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। ताकि मुझे मार सको? नहीं, ये बात नहीं। तुमसे इसी मुद्दे पर आराम से बात करनी है, राघव ने कहा। बात फोन पर हो सकती है। फोन वाली बात होती तो मैंने फोन पर कर ली होती। ये मिलकर करने वाली बात है। मैं जानता हूं कि तुम तीनों मेरी हत्या करने की सोच रहे हो, परंतु कोई फायदा नहीं। यकीन करो तुली, ये बात नहीं है। मेरी सुन लो। मैं मारा गया तो एफआईए के दूसरे लोग तुम लोगों को खत्म करने के लिए मैदान में आ जाएंगे। तुम तीनों बच नहीं सकते। तुम्हें मारने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। मिल लो। तुली की आवाज राघव के कानों में पड़ी। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इस मुलाकात में तुम कोई चाल नहीं चलोगे? एफआईए के एजेंट का घेरा नहीं डलवाओगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या पता तुम लोग मेरी हत्या का इंतजाम कर दो मिलने की जगह पर। ऐसा नहीं होगा। मैं भी यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। तुली का शांत स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारी तरफ से ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम हमारी हत्या की कोशिशें कर चुके हो। अगर तुम शराफत से मिलोगे तो मेरी तरफ से भी कोई बदमाशी नहीं होगी। राघव ने होठ खींच लिए। उधर से तुली भी खामोश रहा। ठीक है, राघव बोला। मैं तीरथ और मनु से बात करके तुम्हें फिर फोन करूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। राघव ने रिसीवर रखा और पैसे चुकाकर तीनों वहां से निकले और आगे बढ़ गए। तुली मिलने के लिए तैयार है, परंतु मुझे शक है कि इस मुलाकात में वो हमारी मौत का इंतजाम कर लेगा। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। चाहेगा कि हम तीनों को एक साथ खत्म कर दे।
राघव ने गंभीर स्वर में कहा। हम बेकार में तुली से बात करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। तीरथ झल्लाकर बोला। रहने दो ये सब, तुली से बात किए बिना हालात नहीं संभलेंगे। राघव ने कहा। जरूरी है उससे बात करना, लेकिन खतरा है, मनु ने गंभीर स्वर में कहा। खतरा तो हमें हर जगह पर है। अगर हमने तुली को इस बात का यकीन दिला दिया कि FIA उसे भी खत्म कर देगी, तो बात हमारे हक में ठीक हो सकती है। लेकिन तुली का FIA तुली के दम पर नहीं टिकी हुई कि तुली के समझते ही सब ठीक हो जाएगा। तीरथ ने कहा। सबसे पहले तो ये ही कठिन है कि तुली समझे। तुली समझ गया तो वो क्या करेगा? उसके पीछे पूरी FIA है, जो कि अपना काम पूरा हुआ देखना चाहती है। राघव के होठ खिंच गए। तीरथ सही कहता है, मनु ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पास कुछ और करने का रास्ता भी तो नहीं, राघव बोला। हम यही एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। FIA को हमने यकीन दिलाना है कि जो हम जानते हैं वो हम तक ही है, हम किसी को बताने वाले नहीं। और FIA तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी? तीरथ ने कड़वे स्वर में कहा। बेशक न करे, परंतु हमें कोशिश तो करनी है। ये सब बेकार लग रहा है मुझे, मनु परेशान सा कह उठा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, तीरथ ने कहा। FIA के हाथों हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि हम चुपचाप यहाँ से कहीं दूर खिसक जाएं। माइक, जो कि CIA का जासूस है, वो सारी जानकारी के बदले लाखों डॉलर देगा। वो हम आपस में बांटकर कहीं दूर भाग सकते हैं, मनु ने कहा। इस बारे में सोचा जा सकता है, तीरथ तुरंत कह उठा। राघव ने दोनों पर निगाह डालते हुए कहा। मुझे ये बात मंजूर नहीं। क्यों? छिपकर जीना मुझे पसंद नहीं। तुम लोग जहां जाना चाहो जा सकते हो। मैं तुली से मिलूंगा। वो तुम्हें मार देगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुली से जरूर मिलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मनु गंभीर स्वर में कह उठा। तीरथ खामोश रहा। हमें कोई ऐसी जगह चुननी है जहां तुली से मिला जा सके। वो जगह भीड़ भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई गड़बड़ हो, गोलियां चले तो दूसरे लोग खामखा न मरे। मेरे ख्याल से जगह भीड़ भाड़ वाली हो तो ज्यादा ठीक होगा, मनु बोला। वहां FIA को गोलियां चलाने से कुछ तो परहेज होगा। ये भी ठीक है, सोचा जा सकता है। मनु ने चलते चलते तीरथ पर नजर डाली। तुम क्यों खामोश हो? क्या हमसे अलग होने की सोच रहे हो? मनु कह उठा। पता नहीं, तीरथ सोच भरे स्वर में कह रहा था। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। तभी राघव का फोन बजा। हेलो, क्या बात हुई फोन पर? एक्स्ट्रा का स्वर कानों में पड़ा। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरी है। जिन तुम्हारे पीछे है, तुम कहीं भी खतरे में घिर सकते हो, उधर से एक्स्ट्रा ने कहा। तुम अभी मुझे देख रहे हो? राघव ने पूछा। हाँ, तुम तीनों मेरी नजर में हो। धर्मा भी तुम्हारे साथ है? साथ ही समझो। इस वक्त वो मेरे पास नहीं, कुछ देर में आएगा। तुम बोलो, तुली से बात हुई? हाँ, कहने के साथ ही राघव ने सारी बात बताई। तुली से मिलना खतरनाक भी हो सकता है। परवाह मत करो, उससे मिलो। हम तुम पर नजर रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा का स्वर कानों में पड़ा। वो FIA है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, राघव ने कहा। सामने जाए बिना ये मामला किसी नतीजे पर पहुंचने वाला नहीं। तुम लोग मिलो तुली से। मनु और तीरथ का प्लान भी हो रही बातों पर था। कैसी जगह पर मिला जाए? भीड़ वाली जगह पर। वो जैसे भी हैं, सरकारी लोग हैं। भीड़ वाली जगह पर गोलियां चलाने में अवश्य परहेज करेंगे। जगह तुम ही बताओ, राघव ने कहा। बाद में तुम्हें फोन करता हूँ, जगह के बारे में सोचकर। आज नहीं, तुली से कल मिलना, ताकि हम भी पूरी तैयारी कर लें। ठीक है, राघव ने कहा और फोन बंद करके दोनों से बोला। तुली से हम कल मिलेंगे। कहाँ? तय कर लेंगे, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर, जहां और लोग भी हों, राघव बोला। तुम अपने दोस्तों से हमें क्यों नहीं मिलवाते? तीरथ बोला। वो कर्तव्य लगते हैं। वो हम पर नजर रख रहे हैं क्या? नहीं, राघव फौरन कह उठा। बातों से मुझे लगा जैसे वे हम पर नजर रख रहे हों। मुझे भूख लग रही है, हमें लंच ले लेना चाहिए, उसके बाद होटल चलेंगे। हमारा ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं। न्यूयॉर्क CIA चीफ टॉम लैरी ने रिसीवर कंधे और गले के बीच फंसा रखा था। हाथ में एक अस्पष्ट सी तस्वीर थी।
जो कि किसी युवक की लग रही थी। तस्वीर कहीं दूर से ली गई थी, इसलिए ज्यादा स्पष्ट न थी, परंतु उस युवक ने सफेद कमीज पहन रखी थी। तस्वीर के खाके से स्पष्ट हो रहा था कि वो कोई स्मार्ट युवक है। तभी कानों में सूजी की आवाज पड़ी। सर, माइक लाइन पर है। टॉम लैरी ने रिसीवर हाथ में लिया कि माइक की आवाज कानों में पड़ी। हेलो चीफ। ओ माइक, इंडिया में कैसा चल रहा है? तुम कहां तक पहुंचे? टॉम लैरी ने पूछा। चीफ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह काम मेरे लायक नहीं है। इस काम में इंतजार और बोरियत है। मनु से मुलाकात नहीं हुई? वो करना नहीं चाहता। उसने मुंह खोलने का इरादा बदल दिया है, लेकिन कोई और सामने आया है। और कौन? जिसे तुमने मेरा फोन नंबर दिया था। वो कहता है कि वो भी उसी दल में था जिसने ड्यूक हैरी की हत्या की। तो मिलो उससे। वो जानकारी तो सारी देना चाहता है, परंतु गवाही के तौर पर आगे आने को तैयार नहीं। मैंने 20 लाख डॉलर लगा दिए अगर वो गवाही दे तो। नहीं माना वो। सोच रहा है, फिर फोन करेगा। तुम अपने तौर पर इन लोगों की तलाश करवाओ। करवा रहा हूँ। 6 एजेंट इन्हीं को तलाश कर रहे हैं। उधर FIA उन लोगों को खत्म कर देना चाहती है। कैसे पता? उसी ने बताया जिसने मुझे फोन करके बात की थी। टॉम लैरी की निगाह हाथ में पकड़ी तस्वीर पर जा टिकी। मैं तुम्हें एक खास खबर देना चाहता हूँ, उसी के लिए फोन किया। कहो चीफ। FIA के एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पता चला है, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो 7-11 के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही खतरनाक, तेज, चालाक, दिलफेक और जबरदस्त हत्यारा है। गजब का निशानेबाज है। हमारे एजेंट ने खबर दी है कि वो इस कदर सतर्क रहने वाला है कि नींद में उसकी तीसरी आंख खुली रहती है। उस पर वार कर पाना आसान नहीं। वो आकर्षक है। युवतियां उसकी तरफ खींचती हैं। हमारे एजेंट ने दूर से उसकी तस्वीर ली, परंतु तस्वीर स्पष्ट नहीं आ सकी। 7-11? तुम्हारा मतलब 711? हाँ, 711 भारतीय भाषा में। यूं वो 7-11 के नाम से जाना जाता है। FIA ने उसे 7-11 नंबर दिया है। 7-11 के बारे में पहले कभी सुना नहीं। 7-11 FIA का सीक्रेट एजेंट है। इसका इस्तेमाल FIA तभी करती है जब उसे बहुत ज़रूरत महसूस होती है। FIA के खास ओहदेदारों के अलावा 7-11 का चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये FIA के ठिकाने पर नहीं देखा जाता। ज़्यादातर इसे फ़ोन पर ही काम के लिए कहा जाता है। यूँ कह लो कि 7-11 FIA का गुप्त मोहरा है, जिसे FIA खास मौक़ों पर इस्तेमाल करती है। क्या सच में 7-11 इतना स्पेशल है? जितना बताया है उतना तो है ही, ज़्यादा भी हो सकता है। 7-11 की पहली जानकारी CIA के पास पहुंची है। मैं तुम्हें सतर्क करवाना चाहता था कि तुम्हारा सामना 7-11 से भी हो सकता है, चीफ टॉम लैरी ने कहा। थैंक्स चीफ, मैं इस 7-11 से ज़रूर मिलना चाहूँगा। नया फसाद खड़ा मत कर देना। जहाँ तक हो सके 7-11 से दूर ही रहना। फिर बात करेंगे चीफ। इतना कहकर उधर से माइक ने फोन बंद कर दिया था। टॉम लैरी रिसीवर वापस रखते हुए तस्वीर को देखता बड़बड़ा उठा। माइक को जितना भी समझा लो, समझेगा नहीं। दीवान उसी हॉल कमरे में दोनों हाथ जेबों में डाले टहल रहा था, जहां लंबी अंडाकार टेबल के गिर्द करीब 20 कुर्सियां रखी हुई थी। फर्श पर कारपेट की वजह से उसके जूतों की आवाज नहीं गूंज रही थी। दीवान के चेहरे पर गंभीरता थी। रह रहकर उसके होठ सिकुड़ जाते थे। कभी वो अपनी ही सोचों में सिर हिलाने लगता था। तभी दरवाजा खुला और तुली ने भीतर कदम रखा। उसे देखते ही दीवान ठिठका, फिर कह उठा, आओ तुली। तुली आगे बढ़ा। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, कपूर तुमसे बात करना। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कपूर ने भीतर प्रवेश किया। वो आ गया। दीवान ने कपूर को देखा। तुली की निगाह भी उसकी तरफ उठी। वे तीनों टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर जा बैठे। कपूर बोला, राघव को मैंने तुम्हारा नंबर दिया था, उसका फोन आया है? हाँ, तुली ने कपूर को देखते हुए सिर हिलाया। वो मेरे से मिलना चाहता है। राघव? वे तीनों ही, तुली ने कहा। मतलब कि राघव, तीरथ और मनु मिलना चाहते हैं तुमसे? दीवान कह उठा। हाँ। क्यों?
ये राघव ने नहीं बताया। कह रहा था कि मिलकर ही बात होगी। तुली ने दीवान को देखा। वे तीनों जानते हैं कि तुम उनकी जान लेने के लिए भागे फिर रहे हो, फिर भी वे तुमसे मिलना चाहते हैं। ये उनकी मर्जी। तुली शांत था। और क्या कहा? यही कि मैं अकेला आऊं, वो भी अकेले आएंगे। वे 3 हैं, तुम 1। इस मुलाकात में उनके पास बेहतर मौका होगा तुम्हें मारने का। कुछ भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने क्या फैसला किया? कपूर बोला। मैं मिलूंगा उनसे। इन हालात में भी वे मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वे खास बात ही कहना चाहते होंगे, तुली ने कहा। कपूर ने दीवान को देखा। दीवान ने मुंह फेर लिया। वो तुम्हें मार सकते हैं, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं भी उन्हें उस मुलाकात में मार सकता हूं। इस बात का डर उन्हें भी होगा। तुम अकेले नहीं जाओगे उनसे मिलने। क्यों? तुली ने कपूर को देखा। हमारे पास उन तीनों को एक साथ खत्म करने का बेहतर मौका आ रहा है। तुम उन तीनों से मिलोगे, हमारे एजेंट वहां घेरा डालेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारी भी यही राय होगी तुली, या कुछ और इरादा है तुम्हारा? कपूर, तुली ने शांत स्वर में कहा। तुम क्या समझते हो कि जो तुम कह रहे हो उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा? कपूर के माथे पर बल पड़े। तुम्हें लगता है कि वे तीनों तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर उनसे क्यों मिलने की सोच रहे हो? वो मेरी जान नहीं लेंगे, खतरा उन्हें है। क्या मतलब? वे जानते हैं कि तुली के पीछे FIA है। तुली को मारा तो उनके पीछे FIA के कई एजेंट पड़ जाएंगे। वे बचेंगे नहीं, इसलिए वे मेरी जान लेने की सोच भी नहीं सकते, तुली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जबकि खतरा उन्हें है, उनके पीछे कोई नहीं। वे सोच सकते हैं कि इस मुलाकात की आड़ में उन्हें घेर कर खत्म किया जा सकता है, परंतु फिर भी वे मुझसे मिलना चाहते हैं। कोई बात तो होगी ही। उन्हें अकेला समझने की भूल मत करो। राघव के पीछे धर्मा और एक्स्ट्रा हैं। जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि राघव, तीरथ और मनु खतरनाक हैं। वे किसी से कम नहीं, तुली बोला। लेकिन इनसे मैं निपट लूंगा। मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। ये मेरा रिकॉर्ड है। तो तुम उनसे मिलोगे? कपूर ने सिर हिलाया। अगर FIA को ऐतराज न हो तो। FIA को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन FIA चाहती है कि उन्हें तुम्हारे हर कदम की खबर रहे, कपूर ने कहा। मैं खबर देता रहूंगा। कब मिल रहे हो उनसे? उनका फोन कभी भी आ सकता है, तो हमें खबर कर देना। अवश्य खबर करूंगा, लेकिन तुम लोग करना क्या चाहते हो? तुली ने पूछा। सावधानी के तौर पर FIA के एजेंट वहां मौजूद रहेंगे जहां तुम उनसे मिलोगे। ये जरूरी है, दीवान बोला। वे मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि वहां FIA है। तुम ये बात विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वे अकेले ही तुमसे मिलने आएंगे? क्या मतलब? राघव इस काम में धर्मा और एक्स्ट्रा की सहायता अवश्य लेगा। मेरे ख्याल में अभी तक तो धर्मा और एक्स्ट्रा इस मामले से अलग हैं। दावे के साथ कहते हो? नहीं, दावा तो नहीं करता। तो फिर वो ही करो जो तुमसे कहा जा रहा है। FIA तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही है, कपूर ने कहा। सच बात तो ये है कि हमें तुम्हारा उन तीनों से बात करना ही पसंद नहीं, परंतु फिर भी हम तुम्हें रोक नहीं रहे। माइक के बारे में नई खबर? तुली ने पूछा। वो अमेरिकन एम्बेसी में है। जब से आया है बाहर नहीं निकला, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ स्थित अपने एजेंटों को उसने इस काम पर लगा रखा होगा। हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि माइक और मनु की मुलाकात हो तो हमें पता चल जाए। जरूरी तो नहीं कि वे मिलें, तुली बोला। जैनी का कहना है कि उन्होंने माइक को कुछ नहीं बताया। हमें जैनी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। कपूर ने दीवान को देखा। दीवान गहरी सांस लेकर कह उठा। FIA जानती है कि उन्हें कब, कहां, किस पर भरोसा करना है। तुम भी FIA का ही हिस्सा हो तुली। मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहता हूं कि राघव, मनु और तीरथ तुम्हारा दिमाग खराब करने की चेष्टा कर सकते हैं, कोई बात कहकर। तभी वो तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। उस स्थिति में तुम्हें अपने पर संयम रखना है। मुझे यकीन है कि वे कोई जबरदस्त चाल लेकर तुमसे मिल रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि ये बातें मुझे समझाई जा रही हैं। तुली मुस्कुरा पड़ा।
हम तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। शुक्रिया, तुली उठते हुए बोला। कोई और बात न हो तो मैं जाना चाहूंगा। नए हालात से हमें वाकिफ कराते रहना, कपूर ने कहा। तुली बाहर निकल गया। कपूर ने सिगरेट सुलगाई। कपूर, दीवान बोला, तुली उन तीनों से मिलने का ज्यादा ही उत्सुक लगता है। ये बात मैंने भी महसूस की। क्यों? कह नहीं सकता। तुली ने कभी उन लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन टू किल को अंजाम दिया था। तुली के मन में उनके लिए कोमल भावनाएं हो सकती हैं। ये मत भूलो दीवान कि तुली राघव के सामने पहुंचकर उसे मारने में असफल रहा। तुली तीरथ के सामने पहुंचकर उसे भी मारने में असफल रहा। मेरे ख्याल में ये उसी कोमल भावना का नतीजा हो सकता है, वरना आज से पहले तो तुली हर काम में एक ही बार में सफल रहा है, परंतु इस बार वो काम को फौरन अंजाम नहीं दे पा रहा। दीवान के होठ खिंच गए। कुछ तो कहो, कपूर ने दीवान को देखा। तुली, राघव तीरथ मनु से मिलेगा। उसी मुलाकात के दौरान चारों को खत्म कर दिया जाए। चारों के मरते ही ऑपरेशन टू किल के खुलने का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। तुली एफआईए का हिस्सा है, उसे भी खत्म करना हो तो ये काम हर किसी से नहीं लिया जा सकता। ठीक कहा तुमने। हमारे 5 एजेंट इस काम को अंजाम देंगे। उनमें से एक नारंग होगा। सिर्फ नारंग ही जानेगा कि तुली को भी खत्म करना है। नारंग खामोशी से तुली को शूट कर देगा। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि तुली को किसने मारा। ये ठीक रहेगा। हमारी मजबूरी है तुली को खत्म करना। अगर ऑपरेशन टू किल को हमेशा के लिए दफन करना है तो इन चारों को खत्म करना ही पड़ेगा कि सीआईए के लिए आगे बढ़ने का रास्ता समाप्त हो जाए और ये मामला खत्म हो जाए, दीवान ने कहा। तभी दीवान का फोन बजा। दीवान ने बात की। उधर से कहा गया, न्यूयॉर्क से 776 लाइन पर है। लाइन 2, दीवान बोला। 2 पलों बाद ही विक्टर की आवाज कानों में पड़ी। मैं हूं, कहो। पता चला है कि ऑपरेशन टू किल के दल के एक मेंबर ने चीफ टॉम लैरी से बात करके मुंबई में मौजूद माइक का नंबर लिया है। वो माइक को ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में सब कुछ बताना चाहता है। क्या ये वही है जिसने क्रोएशिया से न्यूयॉर्क सीआईए को फोन किया था? दीवान ने पूछा। नहीं, ये दूसरा है। उसके बारे में कोई और खबर? इतनी ही खबर है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। गोवा कब घूमने आ रहे हो? दीवान ने पूछा। अगले महीने। आ जाना, पैसे बैंक अकाउंट में मिलेंगे तुम्हें, कहकर दीवान ने फोन बंद किया। कपूर दीवान को देख रहा था। राघव या तीरथ ने माइक से संपर्क साधा है ऑपरेशन टू किल के बारे में जानकारी बेचने के लिए। ओह, ये तो गलत हुआ। लेकिन अभी माइक से वो मिल नहीं पाया। एम्बेसी पर और माइक पर नजर रखी जा रही है। ये बात हमें तुली को बता देनी चाहिए। तुली से कोई फालतू बात मत करो, कपूर ने कहा। उसे ये बात बताने का कोई फायदा नहीं। वो जो करना चाहता है उसे करने दो। दीवान उठा और जेबों में हाथ डालकर टहलते हुए कह उठा। कपूर, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए। राघव, तीरथ और मनु में से कोई भी माइक को ऑपरेशन टू किल की जानकारी बेच सकता है और उन्हें मिलने से हम रोक ना सकेंगे। कपूर के होठ खिंच गए। माइक को सब कुछ पता चल सकता है। वो तीनों में से किसी को इस बात के लिए भी तैयार कर लेगा कि वो अमेरिका के हक में गवाही दे। सीआईए ऐसे मामले में डॉलर लुटाने में सबसे आगे है। ड्यूक हैरी की हत्या के मामले को सीआईए इस तरह तोड़ मरोड़ के हमारे देश के सामने पेश करेगा कि हमसे जवाब देते नहीं बनेगा। वो इस बात को तो बीच में से मक्खी की तरह निकाल देंगे कि जब ड्यूक हैरी की हत्या की गई तब वो ब्रिगेडियर छिब्बर से हमारे देश की राज खरीद रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? वक्त कम है और काम ज्यादा। हालात नाजुक हैं। हमें 7-11 का इस्तेमाल करना चाहिए। 7-11? कपूर चौंका। दोनों की नजरें मिली। क्या कहते हो? दीवान ने पूछा। ये तो 7-11 की मर्जी पर है कि वो ये काम करता है कि नहीं, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। 7-11 को ये काम करना होगा। जल्दी नहीं है। एफआईए का एकमात्र वो ही ऐसा एजेंट है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का ऑर्डर मानने को बाध्य है, हमारा नहीं। वो एफआईए के अंडर जरूर है, लेकिन उसे स्पेशल एजेंट का नाम हासिल है।
FIA के पास हर एजेंट का रिकॉर्ड है, परंतु एजेंट नंबर 711 का कोई रिकॉर्ड FIA के पास नहीं है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, जबकि FIA भी राष्ट्रपति जी के अंडर है। दीवान के होठ सिकुड़े। कपूर ने कश लिया। सुना है कि 711 राष्ट्रपति जी का खास कमांडो हुआ करता था। उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हासिल है और वो पुलिस ट्रेनिंग भी ले चुका है। मालदीव की यात्रा के समय जब राष्ट्रपति जी पर जानलेवा हमला हुआ तो 711 ने ही राष्ट्रपति जी की जान बचाई थी। वो मिलिट्री के कई मिशनों में जान की बाजी लगा चुका है। 711 के बारे में कई बातें सुनने को मिल जाती हैं। वो जो भी है काबिल है दीवान, कपूर ने गंभीरता से कहा। लेकिन उसकी हकीकत से हम अनजान हैं, दीवान बोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश की सेवा करने वाला होना चाहिए, जो कि है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। 711 के पास हमारे कोड हैं। वो हमारी सारी फाइलें चेक कर सकता है, देख सकता है कि FIA किस मिशन पर क्या काम कर रही है या बीते मिशनों पर क्या क्या हुआ। मेरे ख्याल में राष्ट्रपति जी ने उसे काफी ज्यादा अधिकार दे रखे हैं। इस काबिल होगा वो? क्या पता, हमने उससे ज्यादा काम नहीं लिया, लेकिन पता चला है राष्ट्रपति जी गुप्त मिशनों में उसका इस्तेमाल बराबर करते रहते हैं। तुम उसे क्या काम सौंपना चाहते हो? उसे सारे हालात से वाकिफ कराया जाएगा कि ऑपरेशन टू किल नाम का मिशन अब किन हालात में आ फंसा है। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। कपूर ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? तुली, मनु, तीरथ और राघव से मिलने वाला है। हम तुली को भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात अगर 711 को पसंद ना आई तो उसे इसमें क्यों ऐतराज होगा? मैंने संभावना जाहिर की है, तो जरा इस बारे में भी सोचो कि उन तीनों में से कोई माइक से जा मिलता है तो तब क्या होगा? कपूर ने गहरी सांस ली। 711 का काम होगा सब कुछ ठीक करना, बेशक तुली को मारा जाए या न मारा जाए। जल्दी मत करो, सोच लो। 711 के बीच में आते ही हम स्वतंत्र तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। फिर ये काम उसका हो जाएगा। दीवान के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। फिर बोला, ठीक है, हम एक चांस लेते हैं। तुली जब उन तीनों से मिलेगा तो चारों को एक साथ खत्म कर देंगे। नारंग को सारा मामला समझा देना। तुली का फोन कभी भी आ सकता है कि वो इनसे मिलने वाला है। कपूर ने कहा। रात को तुली का फोन बजा। दूसरी तरफ राघव था। कहो, तुली बोला। हम कल मिलेंगे तुली। जगह? राव तुला मार्ग पर एंथनी का बार है, शाम 8 बजे। राघव की आवाज कानों में पड़ी। वहां काफी भीड़ होती है। तभी वो जगह चुनी। तुम्हें अकेले आना है तुली। हम झगड़े के लिए नहीं, कुछ बात करने के लिए मिल रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम कोई चालाकी नहीं करोगे, तुली ने कहा। इसका डर हमें होना चाहिए। तुम्हारे पीछे तो FIA है। तुम्हें कुछ हुआ तो FIA वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मतलब कि हम बचने वाले नहीं। इसलिए तुम्हें चिंता छोड़ देनी चाहिए कि तुम्हें कुछ होगा। कल शाम को मिलेंगे, तुली ने कहा और फोन बंद कर दिया। तुली के चेहरे पर सोचे नाचती रही। फिर उसने फोन थामा और कपूर का नंबर मिलाने लगा। अगले दिन राघव, मनु और तीरथ होटल में ही रहे। राघव और मनु दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज शाम 8 बजे एंथनी के बार में तुली से मिलना था। वक्त और जगह धर्मा एक्स्ट्रा ने ही फिक्स करके उसे बताई थी। राघव को भला इसमें क्या ऐतराज था? उधर तीरथ मन ही मन उलझता जा रहा था। दिन भर वो इसी सोच में रहा कि माइक से मिले कि नहीं। ये ठीक था कि माइक से उसे मोटी रकम मिल रही थी, परंतु ऐतराज भी तगड़ा था। अमेरिका के हक में गवाही देने के बाद बेशक वो अमेरिका में बस जाए, परंतु FIA उसे छोड़ने वाली नहीं। एक ना एक दिन उसे शूट कर ही देगी। जबकि यहाँ पर उसका ड्रग्स का धंधा जमा हुआ था, अच्छे नोट कमा रहा था, तो उसे क्या जरूरत थी माइक के लफड़े में पड़ने की? परंतु FIA उन्हें वैसे भी खत्म करने पर उतारू है। FIA जो उसके साथ करेगी वो ही दूसरों के साथ करेगी। FIA से बचने का तो 1% चांस है, परंतु माइक के चक्कर में पड़ जाने के पश्चात तो देर सवेर FIA वाले उसकी लाश पक्का गिरा देंगे। इसी तरह की उलझनों में रहा दिन भर तीरथ, और दोपहर तक इस फैसले पर जा पहुंचा था कि माइक से मिलना ठीक नहीं होगा।
आज के बाद उसे कभी फोन नहीं करेगा। राघव अपने दोस्तों के साथ मामला सुलझाने में लगा ही हुआ है। जो मनु और राघव के साथ होगा वो ही उसके साथ होगा। ऐसे में उसका कोई भी कदम उठाना गलत होगा। खास तौर से माइक से मिल जाना तो बिल्कुल ही गलत होगा। उसे राघव और मनु का साथ पूरे दिल से देना चाहिए। तू किस सोच में डूबा है? मनु की आवाज उसके कानों में पड़ी। कुछ नहीं, सोच तो रहा है। मनु मुस्कुराया। लेकिन तेरा निशाना मैं अभी तक भूला नहीं हूं, जो तूने 8 साल पहले अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी और ब्रिगेडियर छिब्बर पर लगाया था। 2 गोलियां, दोनों खत्म। वहीं से तो सारी मुसीबतें शुरू हुई। वहीं से नहीं, मुसीबत तो तब शुरू हुई जब मार्शल ने जेनी को कैद करके $1 लाख वापस मांगा और मेरे पास उसे देने को एक पैसा नहीं था और जेनी भी मुझे वापस चाहिए थी। तब मजबूरी में मैंने CIA से। छोड़ो इन बातों को, तीरथ बोला। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी गलती पर तू मुझे गालियां नहीं देगा? तूने माइक के सामने मुंह क्यों नहीं खोला? उसे कुछ बताने का मेरा इरादा था ही नहीं। जेनी को मार्शल से वापस लेने के वास्ते मैं किसी तरह उससे $1 लाख ले लेना चाहता था। वो मैंने ले लिए और खिसक गया। मनु ने गहरी सांस ली। लेकिन जेनी अब FIA के हाथों में है, जहां से मैं उसे नहीं निकाल सकता और जेनी भी वहां से फरार होकर नहीं बच सकती। छोटी मुसीबत के हाथों से निकलकर बड़ी के हाथों में आ फंसा। माइक तेरे को $10 लाख दे रहा था, तूने उसे क्यों कुछ नहीं बताया? तीरथ ने पूछा। मालूम नहीं, लेकिन मन में कभी आया ही नहीं कि मैं ऑपरेशन टू किल के बारे में उसे बता दूं। मेरा ध्यान $1 लाख पाने तक था। सोने दो यार, आंखें बंद किए लेटा राघव कह उठा। तुम्हें तुली के बारे में सोचना चाहिए, जिससे रात को मिलना है, मनु ने कहा। सोच चुका हूं। राघव ने आंखें नहीं खोली। उसके दिमाग में सिर्फ ये बात डालनी है कि हमारी मौत के बाद FIA उसे भी नहीं छोड़ेगी। माइक उस तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि वो भी फील्ड में हमारे साथ था। लेकिन माइक को तुली के बारे में तभी पता चलेगा जब हम में से कोई मुंह खोलेगा, तीरथ बोला। राघव ने आंखें खोली, दोनों को देखा, फिर कह उठा। FIA तो यही सोचकर चल रही है कि मनु ने माइक के सामने मुंह खोल दिया है। मैंने माइक को कुछ नहीं बताया, मनु गुस्से से कह उठा। FIA इस बात का भरोसा नहीं करती। वो सोचती होगी कि तुम क्रोशिया में माइक से मिले जब उसके एजेंट को मारा। तुमने और जेनी ने प्लेन में माइक के साथ सफर किया, तब तुमने माइक को बताया होगा। सब बकवास है। मनु क्रोध में था। तुम्हारी या जेनी की बातें FIA की समझ में नहीं आएंगी। वो अपना सोचा करके ही रहेगी, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। तभी तो तुली हमें खत्म करने के लिए हमारी तलाश में है। अगर तुली को हमने समझा दिया कि FIA उसे भी नहीं छोड़ेगी, तो शायद हालात बदल जाएंगे। तब भी हालात नहीं बदलेंगे, तीरथ बोला। देखते हैं। शाम के 4 बजे राव तुला मार्ग पर एंथनी के बार के पीछे वाली गली में एक्स्ट्रा ने कार रोकी। धर्मा बगल में बैठा था। इंजन बंद किया गया। दोनों बाहर निकले और पीछे के दरवाजे से भीतर प्रवेश किया तो वहां मौजूद एक आदमी ने टोका। सर, इधर कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता नाइट क्लब के कर्मचारियों के लिए है। आपको आना है तो सामने की तरफ से आइए। वैसे भी क्लब खुलने का समय शाम के 5 बजे का है। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई। एक्स्ट्रा और धर्मा ने ठिठक कर उसे देखा। एंथनी है? धर्मा ने पूछा। साहब हैं, वे तो आज 2 बजे ही आ गए थे, उसने बताया। इस वक्त कौन से फ्लोर पर हैं? दूसरे या तीसरे पर होंगे, वो बोला। शुक्रिया, धर्मा ने कहा और एक्स्ट्रा के साथ आगे बढ़ गया। वे भीतर पहुंचे तो एक आदमी ने टोका। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी क्लब नहीं खुला और एंथनी से मिलना है, धर्मा बोला। आप कौन? RDX। यहीं रुकिए, मैं बात करता हूँ, कहकर वो कुछ दूर टेबल पर पहुंचा और इंटरकॉम पर बात करके वापस आ गया। आप जा सकते हैं सर, एंथनी साहब तीसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में हैं। धर्मा और एक्स्ट्रा सामने नजर आ रही लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। चंद पलों में ही तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश किया। सामने टेबल थी। इस पार 3 कुर्सियां थी और उस पार की बड़ी कुर्सी पर 50 बरस का पतला लंबा व्यक्ति एंथनी बैठा था।
उन्हें देखते ही मुस्कुराकर खड़े होते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग मेरे पास आए हो। राघव कहाँ रह गया? वो हमारे साथ नहीं है, एक्स्ट्रा बोला। उन्होंने हाथ मिलाए। बैठो। एंथनी वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, राघव भी साथ होता तो बढ़िया रहता। धर्मा और एक्स्ट्रा बैठे। क्या चलेगा, मैंने अभी लंच नहीं लिया, एक साथ लंच करें तो बढ़िया रहेगा। एंथनी ने दोनों को देखा। ये लंच का वक्त नहीं है, कॉफी और स्नैक्स मंगवा लो। एंथनी ने इंटरकॉम पर ये सामान लाने को कहा। धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया। एंथनी मुस्कुराया। शाम को ऐसी भीड़ लगती है कि सुबह 3 बजे तक यहाँ मेले का माहौल रहता है। दबा के ड्रग्स बेच रहे हो? ड्रग्स? एंथनी अचकचा उठा। बेटे, धर्मा बोला, हम जानते हैं कि तुमने अपने लोग हर शिक्षण संस्थान, कॉलेजों के बाहर खड़े कर रखे हैं। वो पहले मुफ्त फिर सस्ते में कम उम्र के युवक युवतियों को ड्रग्स देते हैं, उन्हें आदत डलवाते हैं। जब उन्हें आदत पड़ जाती है तो ड्रग्स पाने के लिए उन्हें तुम्हारे नाइट क्लब का रास्ता दिखा दिया जाता है। वे यहाँ आते हैं, महंगे में तुम्हारे आदमियों से ड्रग्स खरीदते हैं और क्लब का खर्चा भी चुकाते हैं। इस तरह तुम दोनों हाथों से कमाई कर रहे हो एंथनी। गलत तो नहीं कहा? एंथनी सकपकाया सा दोनों को देखता रहा। क्या हुआ? एक्स्ट्रा ने सिगरेट सुलगाई। यार, तुम तो सब कुछ जानते हो, एंथनी के होठों से निकला। फिर मुझसे क्यों पूछते हो? बुरा धंधा है ये, धर्मा बोला। यार, धंधा तो धंधा ही होता है, बुरा अच्छा क्या? कोई सेवा हो तो कहो, एंथनी जल्दी से बोला। आज शाम 8 बजे तुम्हारे क्लब में राघव की एक मीटिंग रखी है। वो आएगा और कुछ लोगों से मिलेगा। हम उस मीटिंग में शामिल नहीं हैं, परंतु हर जगह पर हम नजर रखना चाहते हैं। तुम बताओ कि ये सब कैसे होगा? लफड़े वाला काम तो नहीं? एंथनी बोला। लफड़े वाला भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं। परवाह नहीं, यारों के लिए तो हर मुसीबत सह लूंगा। पुलिस से बढ़िया रिश्ता चल रहा है। मेरे इस ऑफिस के बगल वाला कमरा पूरे नाइट क्लब में नजर रखने के काम आता है। नाइट क्लब में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। नाइट क्लब में चक्कर लगाने की अपेक्षा उसी कमरे से हर तरफ नजर रखता हूँ। तुम कहो तो राघव को मैं ऐसी खास टेबल पर बिठा दूंगा कि जिसके नीचे माइक्रोफोन लगा होगा, उनकी बातें भी सुन सकते हो। ये बढ़िया रहेगा, एक्स्ट्रा ने सिर हिलाया। सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल बगल वाले कमरे में है, धर्मा ने कहा। हाँ, वहां से क्लब के भीतर की हर जगह स्पष्ट तौर पर आराम से देख सकते हो। मुझे दिखाओ वो कमरा, धर्मा ने उठते हुए कहा। ठहर यार, कॉफी तो हो जाए। राघव की मीटिंग शाम को 8 बजे है, इतनी जल्दी भी क्या है? धर्मा गहरी सांस लेकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रे में कॉफी और स्नैक्स लेकर एक आदमी वहां आ पहुंचा था। रात के 8:20 हुए थे। तुली ने एंथनी के बार के पार्किंग में कार रोकी, इंजन बंद किया। चेहरे पर गंभीरता और कठोरता नजर आ रही थी। इसके साथ ही उसने एक निगाह प्रवेश द्वार पर डाली, जहां शीशे के दरवाजे पर दरबान खड़ा दिखा। भीतर तीव्र रोशनी हो रही थी। कुछ पलों तक तुली स्टीयरिंग सीट पर ही बैठा रहा, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकला। तभी उसका फोन बजा। हेलो, तुली ने बात की। तुम अभी तक एंथनी के बार में नहीं पहुंचे? कपूर की आवाज कानों में पड़ी। पार्किंग में हूँ, भीतर जा रहा हूँ। हमारे 5 एजेंट भीतर हैं, वे तीनों अभी नहीं दिखे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा, वे बचने नहीं चाहिए। तुम सिर्फ उन्हें बातों में उलझाए रखना, हमारे लोग उन्हें शूट कर देंगे। कपूर की आवाज कानों में पड़ी। क्षण भर की सोच के बाद तुली ने कहा, मेरे इशारे से पहले उन पर गोली न चलाई जाए। क्यों? पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उनकी बात सुननी है कि वे क्या कहना चाहते हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। तुम क्यों? मैंने उनके साथ काम किया है, उन्हें मैं ज्यादा जानता हूँ। वे खतरा उठाकर मुझसे मिल रहे हैं तो कुछ खास ही कहना चाहते हैं। बेकार की बात है। तुम? जब मैं दोनों हाथ सिर के बालों पर फेरूं तो उन्हें शूट किया जाए, उससे पहले नहीं। तुली बोला। तुम वक्त जाया करोगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना कपूर। तुली अब नाइट क्लब के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगा था। ठीक है, उनसे कह देता हूँ। कौन कौन है भीतर? 5 एजेंट हैं, जिनमें एक नारंग भी है। ठीक है,
तुली ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। वो शीशे के दरवाजे तक आ पहुंचा था। कपूर ने नारंग को फोन किया। तुली वहां पहुंच रहा है, वो बाहर है। मेरी उससे बात हुई नारंग। मेरी नजर दरवाजे पर ही है। नारंग की आवाज कपूर के कानों में पड़ी। वो कहता है कि मेरे इशारे से पहले गोलियां न चलाई जाए। इशारा होगा, तुली अपने दोनों हाथ सिर के बालों में फेरेगा। समझ गया। लेकिन तुमने उसके इशारे की जरा भी परवाह नहीं करनी है। जब ठीक समझो काम कर देना। ऐसा ही होगा कपूर। वे तीनों और तुली, चारों में से कोई भी न बचे। उनकी मौत के बाद सीआईए को कुछ नहीं मिलेगा। बंद करो फोन। तुली भीतर आ गया है, मैं देख रहा हूँ। कपूर ने फोन करके पास खड़े दीवान को देखा। तुली नाइट क्लब के भीतर आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, दीवान ने सिर हिलाकर कहा। मैं अब भी कहता हूँ कि तुली की जान लेना गलत होगा दीवान। कपूर गंभीर स्वर में बोला। नारंग को हम अभी भी रोक सकते हैं। ये करना जरूरी है। मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि मनु ने माइक को सब कुछ बता दिया होगा, तुली के बारे में भी। वे तीनों मर गए तो सीआईए देर सवेर तुली पर हाथ डाल देगी। तुली का जिंदा रहना एफआईए के लिए खतरनाक है। क्या पता जैनी ठीक कह रही हो, मनु ने माइक को कुछ न बताया हो। पक्की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए तुली का खत्म हो जाना ही ठीक है, दीवान ने होठ खींचकर कहा। नाइट क्लब तीसरी मंजिल पर उस कमरे में एक्स्ट्रा, धर्मा और एंथनी थे, जहां पर टीवी स्क्रीनें लगी हुई थी और सीसीटीवी कैमरे हर तरफ का दृश्य उन स्क्रीनों पर दिखा रहे थे। एंथनी, एक्स्ट्रा बोला, तुम तो रोज ही अपने क्लब में आने जाने वालों को देखते हो। इस वक्त उन चेहरों को पहचान कर हमें बताओ जो पहले कभी तुम्हारे क्लब में न आए हों और आज नजर आ रहे हो। क्या मतलब? कुछ लोग राघव की मीटिंग को रोकना चाहते हैं, शायद गोलियां भी चला दे उन पर। समझा। एंथनी ने कहने के पश्चात ही अपनी निगाह स्क्रीनों पर जमा दी। तभी धर्मा के फोन की बेल बजी। कहो, अब क्या पोजीशन है? राघव का स्वर कानों में पड़ा। तुली अभी नहीं आया, धर्मा स्क्रीनों पर निगाह डालता कह उठा। उसके आते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। याद रहे, प्रवेश द्वार से भीतर आते ही दाईं तरफ की तीसरी टेबल पर तुम्हें बैठना है, जिस पर रिजर्व की तख्ती रखी है। उस टेबल के नीचे माइक्रोफोन लगा है, हम तुम्हारी बातें आसानी से सुन सकेंगे। एंथनी पूरा साथ दे रहा है। वहां जिनके एजेंट होंगे, पक्का है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। धर्मा बोला। क्या पता तुली ने शराफत इस्तेमाल की हो, वो अकेला ही यहाँ आए। नहीं, तुली अकेला नहीं आएगा, उसके आदमी पहले ही वहां पहुंच गए होंगे। ऐसा है तो पता चल जाएगा। मैं तुम्हें तुली के आते ही फोन करूंगा। वक्त क्या हुआ? 8:25। ठहरो, वो? धर्मा की निगाह उस स्क्रीन पर थी जहां से प्रवेश द्वार स्पष्ट नजर आ रहा था। वहां से उसने तुली को भीतर प्रवेश करते देख लिया था। तुली ने अभी अभी भीतर प्रवेश किया है, मैंने उसे पहचान लिया। राघव की गहरी सांस लेने की आवाज आई। तो अब हमें भी भीतर आ जाना चाहिए। धर्मा ने एक्स्ट्रा को देखा। तुली आ गया है, वे तीनों भीतर आना चाहते हैं। राघव से कहो कि 5 मिनट बाद वो भीतर आ जाए। एक्स्ट्रा गंभीर स्वर में कह उठा। धर्मा ने एक्स्ट्रा की बात राघव को दोहरा दी। एंथनी ने 7 ऐसे लोगों की निशानदेही की जो आज पहली बार उसके क्लब में आए थे। धर्मा ने भी उन 7 को स्क्रीनों पर देखा। ये लोग एफआईए वाले हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बोला, या इन 7 में से कुछ। धर्मा कह उठा। एंथनी, तुम्हारा काम इन 7 पर स्क्रीनों द्वारा नजर रखना है, एक्स्ट्रा बोला। ठीक है, हम नीचे चलें? धर्मा बोला। नहीं, एक्स्ट्रा ने इनकार में सिर हिलाया। तुली के साथी हमें अवश्य जानते होंगे, हमारा अभी नीचे जाना ठीक नहीं होगा। हमें यहाँ से हालात पर नजर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर ही वहां अगर कुछ हुआ तो 10 सेकंड में ही सब कुछ हो जाएगा, एंथनी बोला। तुम लोगों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरें मिली। क्या कहना चाहते हो? धर्मा ने एंथनी को देखा। तुली के साथियों की परवाह मत करो कि वे तुम्हें जानते हैं या नहीं। तुम दोनों नीचे जाओ। तुम दोनों राघव को गड़बड़ होने पर बचाना चाहते हो तो नीचे चले जाओ और हालात के प्रति सतर्क रहो। एंथनी ने दोनों को देखा। एंथनी का दिमाग भी काम करता है धर्मा, एक्स्ट्रा कह उठा। चल नीचे चलें,
हमें उन 7 पर नजर रखनी है जो एंथनी के मुताबिक पहली बार इस क्लब में दिखाई दे रहे हैं। धर्मा और एक्स्ट्रा बाहर निकल गए। तुली भीतर प्रवेश करके ठिठका और वहां मौजूद भीड़ में नजरें दौड़ाई। वहां युवक युवतियों की संख्या ज्यादा थी। 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे और हॉल इतना बड़ा था कि 1000 के करीब लोग आ सकते थे। एक तरफ छोटे से स्टेज पर ड्रम बज रहा था। कुछ जोड़े स्टेज पर थिरक रहे थे। दूसरी तरफ बार काउंटर बना हुआ था जहां 10-12 लोग अपना गिलास तैयार करवा रहे थे। करीब 30 टेबल बिछी थी। कहीं 4 कुर्सियां थी तो कहीं 6 कुर्सियां। एक ही निगाह में तुली ने 3 लोगों को पहचाना जो FIA के थे। कुछ देर बाद नारंग भी दिखा, परंतु राघव, मनु और तीरथ के न दिखने पर तुली बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। ड्रम की मध्यम सी आवाज, लोगों की आवाजें, वहां का माहौल, कुल मिलाकर ये जगह शानदार पार्टी की तरह लग रही थी। छतों और दीवारों पर सजावट के सामान के नाम पर गुब्बारे और अन्य चीजें लटक रही थी। तुली बार काउंटर पर पहुंचा और पेमेंट देकर लार्ज बैग लिया, घूंट भरा, फिर पलटा। 2-3 मिनट ही बीते होंगे कि तुली ने राघव, मनु और तीरथ को भीतर आते देखा। फौरन ही तुली अपनी जगह से हिला और गिलास थामे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वे तीनों ठिठकी से नजरें दौड़ा रहे थे। उन्होंने भी तुली को अपनी तरफ आते देख लिया तो उस टेबल की तरफ बढ़े जहां रिजर्व की तख्ती लगी थी। पास पहुंचकर राघव ने बैठते हुए वो तख्ती उठाकर टेबल के नीचे रख दी। मन्नू और तीरथ भी बैठ गए। तभी तुली पास आ पहुंचा। तीनों ने तुली को देखा। तुली भी कुर्सी पर बैठ गया, घूंट भरा और गिलास टेबल पर रखा। नजरें तीनों पर गई। उनके बीच खामोशी आ ठहरी। तब राघव बोला, तुम 8 सालों में बूढ़े लगने लगे हो तुली। जब हम साथ में क्रोशिया गए थे तो जवान दिखते थे। मेरे 2 आदमी धर्मा और एक्स्ट्रा पर नजर रख रहे थे कि वे तुमसे मिले तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चले, या तुम उनसे मिलो तो मुझे तुम्हारे ठिकाने का पता चल जाए। तुली के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। उन्होंने मुझे दोपहर में ही फोन करके बता दिया था कि धर्मा और एक्स्ट्रा एंथनी के क्लब में, यानी कि यहाँ पहुंचे हैं और दोपहर से लेकर अब तक वे यहीं हैं। वे दोनों तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हैं। राघव बोला, तो किसके लिए है वे यहाँ? तुम अगर यहाँ अपने आदमियों को लाए हो तो वे दोनों उनके लिए हैं। राघव ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे आदमी हैं यहाँ? तीरथ बोला, हैं। तुली ने सिर हिलाया। इंतजाम तो करना ही पड़ता है। मेरे पास 8 साल पहले बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था तेरे सिर पर गोली मारने के लिए। मनु बोला, जब तू फोन पर बातें कर रहा था और मैं पीछे वाली सीट पर दुबका पड़ा था। वो मौका चूक कर मैंने गलती की। तुली ने तीनों को देखा, फिर बोला, हमें बात शुरू कर देनी चाहिए। जरूर, राघव बोला। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम हम तीनों को क्यों मारना चाहते हो। मैं नहीं, FIA मारना चाहती है। तेरी तो हमें परवाह नहीं। राघव ने उसे घूरा। मैं FIA यानी कि जिन की ही बात कर रहा हूँ। तुली ने मनु को देखते हुए कहा। इसने CIA एजेंट माइक को ऑपरेशन टू किल के बारे में सब बता दिया है। बकवास मत करो, मनु ने दांत भींचकर कहा। मैंने कुछ नहीं बताया। जैनी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुली ने कठोर निगाहों से मनु को देखा। उल्लू के पट्टे, तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर झूठ बोला तो। जब मैंने माइक को कुछ बताया ही नहीं तो जैनी कैसे कह देगी कि मैंने बताया है। मनु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लगा जैसे वो तुली पर झपट पड़ेगा। तुली बेहद शांत था। वो बोला, तो जैनी ने ऐसा क्यों कहा? जैनी ऐसा कह ही नहीं सकती क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम माइक से क्यों मिले क्रोशिया में? तब मुझे $1 लाख की सख्त जरूरत थी। कोई और रास्ता न पाकर मैं माइक से मिला। उससे डॉलर मांगे। वो $10 लाख दे रहा था ऑपरेशन टू किल के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैंने उससे अपनी जरूरत के $1 लाख लिए और खिसक गया। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तब तक FIA को हमारी मुलाकात की खबर लग गई और FIA से बचने के लिए मैं जैनी के साथ मुंबई आ गया। ये है सारी बात। उधर माइक को किसी तरह पता चल गया कि मैं उस प्लेन में मुंबई जा रहा हूँ, तो वो भी उसी प्लेन में आ मिला मुझसे। सफर के दौरान उसने बहुत कोशिश की मेरा मुंह खुलवाने की,
परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बताया। क्यों? नहीं बताया तो नहीं बताया, इस क्यों का कोई जवाब नहीं बनता। माइक मुझे तगड़ी लालच दे रहा था। मैंने उसकी बात नहीं मानी। मनु ने खा जाने वाली नजरों से तुली को देखते हुए कहा, अगर मैंने माइक के सामने मुंह खोल दिया होता तो इस वक्त राघव तीरथ के साथ न होता, तुम्हारे सामने बैठा सफाई न दे रहा होता, माइक ने मुझे कहीं सुरक्षित रखा होता। तुली मनु को देखता रहा। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। इसी गलती की वजह से राघव और तीरथ भी खतरे में पड़ गए। परंतु सच मानो कि माइक को कुछ नहीं बताया मैंने, बल्कि कमीने तुम हो, जो 8 साल पहले क्रोशिया में काम खत्म हो जाने के बाद तुम हम सबको मारने की सोच रहे थे। तुमने हमें ये नहीं बताया था कि तब तुम जिन से संबंध रखते हो। और पहले की बातें मत करो, तीरथ ने टोका। मनु ने होठ खींच लिए। तुम खामखा हमारे पीछे पड़े हो, तीरथ गंभीर स्वर में कह उठा। मैं एफआईए के ऑर्डर पर चल रहा हूँ। एफआईए सोचती है कि माइक तुम तीनों को देर सवेर ढूंढ लेगा और मुंह भी खुलवा लेगा। इसलिए एफआईए की नजरों में तुम लोगों का खत्म होना जरूरी है। तुली का स्वर कठोर था। हम सिर्फ इसी बात के लिए तुमसे नहीं मिले, राघव बोला। तुली ने राघव को देखा। तुमने अपने बारे में सोचा है? अपने बारे में? तुली ने उसके शब्द दोहराए। हाँ, ऑपरेशन टू किल में हम 5 लोग थे। 3 हम, 1 जैनी, 1 तुम। जैनी एफआईए के कब्जे में है। हम तीनों को मारने के बाद सिर्फ तुम बचते हो। एफआईए तुम्हें क्यों छोड़ेगी? माइक तुम तक भी तो पहुंच सकता है। तुम भी तो इस मिशन में फील्ड में थे। माइक आसानी से तुम्हारे बारे में पता लगा सकता है। सीआईए का कोई भेदिया तो एफआईए में होगा ही। तुम माइक से कब तक छिपे रह सकते हो? तुली ने घूंट भरा। उसके माथे पर बल आ गए थे। क्या कहना चाहते हो? तुम जान चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुंह से बोलो। एफआईए तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। हमारे बाद तुम्हें मारना भी जरूरी होगा, तभी ये काम खत्म हो सकेगा। तुली राघव को देखता रहा। तुमने सोचा है इस बारे में? नहीं। तुली के होठ हिले। माइक को अगर मामला पता लग गया है या जब भी लगेगा तो हमारे साथ उसे तुली का भी नाम पता चलेगा। क्या एफआईए नहीं जानती कि तुम्हारा मुंह बंद करना भी जरूरी है? मेरे ख्याल में तो एफआईए तुम्हें बकरा बना रही है। पहले तुम हम तीनों को खत्म करो, उसके बाद वो तुम्हें खत्म कर देगी। मेरी बात पर गौर करो, सच है ये। ऐसा कुछ नहीं है, तुली बोला। ऐसा ही है, तुम्हें इस सच को स्वीकार करना चाहिए। तुम इस तरह की बातें करके तुम लोग खुद को बचा नहीं सकते। तुली ने घूंट भरा। मतलब कि ये बात तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरती कि हमारे बाद एफआईए तुम्हें मारेगी? ठीक कहा, एफआईए ऐसा सोचेगी भी नहीं। तुम तीनों को खत्म करते ही ये काम खत्म हो जाएगा, तुली बोला। समझो तुली, मनु बोला। एफआईए तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोग मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तुली मुस्कुरा पड़ा। हम हकीकत से तुम्हें वाकिफ करा रहे हैं। यही बात समझानी थी तुम्हें कि तुम लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। राघव, मन्नू और तीरथ की नजरें मिली। ये समझ नहीं रहा या फिर समझना नहीं चाहता, तीरथ बोला। कोई और बात करनी है तुम लोगों को? तुली अपना गिलास खाली करता कह उठा। जा रहे हो? अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। बेवकूफ हो तुम। जो बेवकूफ तुम लोग हो। तुम लोगों ने सोचा कि ऐसी बात कहकर मेरा दिमाग खराब कर। तुली के शब्द अधूरे ही रह गए। तभी एक अंगारा उसके सिर को हवा देता निकल गया। तुली का हाथ फौरन सिर पर पहुंचा, जहां उसे जलन की गर्मी महसूस हुई। इसके साथ ही वो फुर्ती से कुर्सी से उठकर घूमा। न घूमता तो आने वाली दूसरी गोली उसकी छाती पर लगनी थी, जो कि उसकी बाह में जा धंसी थी। इसके साथ ही तुली की निगाह नारंग से मिली, जो 15 कदम दूर उसका निशाना फिर से लगाने की चेष्टा कर रहा था। तुली दांत किटकिटाकर नीचे बैठता चीखा, बचो! तभी एक गोली मन्नू की छाती में आ लगी, एक गोली राघव की बाह में लगी। साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों का इस्तेमाल हो रहा था। तीरथ तब तक अपनी कुर्सी पीछे लुढ़काकर नीचे दुबक चुका था। उसी पल वहां गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगी। लोगों की चीख पुकार मच गई। देखा तुमने? तीरथ नीचे दुबके पड़े तुली से गुर्राकर बोला। यही समझाना चाहते थे तुम्हें।
हमारे साथ साथ तुम्हारे लोग तुम्हें भी मार देना चाहते हैं। उल्लू के पट्टे, पहले ही हमारी बात मान लेता तो तब क्या बुरा था। तभी एक गोली आई और पास की कुर्सी से लगकर कहीं गुम हो गई। फायरों की आवाजें बराबर गूंज रही थी। लगता था जैसे दो पार्टियां भिड़ गई हों। एक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से गोलियां चला रहे हों और दूसरी पार्टी बिना साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों से। लोगों की चीख पुकार बढ़ती ही जा रही थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2-3 मिनट तक यही सब चलता रहा। फिर एकाएक लाइट गुल हो गई। तभी तुली की बाह किसी ने थामी और कहा, गोली मत चलाना, मैं एक्स्ट्रा हूँ, राघव का साथी, मेरे साथ आओ, तुम भी खतरे में हो। तुम कैसे हो राघव? धर्मा की आवाज कानों में पड़ी। मैं ठीक हूँ, बाह में गोली लगी है, लेकिन मैंने मनु की छाती में गोली लगते देखी है, वो शायद मर गया होगा। मैं देखता हूँ उसे, तुम सब यहाँ से निकलो। तीरथ, तुम कैसे हो? राघव ने पूछा। एकदम फिट, बच गया, चलो यहाँ से। 5 मिनट बाद ही लाइट आ गई। नाइट क्लब का हाल देखते ही बनता था। पहले वो सजा सजाया शानदार लग रहा था और अब उजड़ा हुआ। टेबल कुर्सियां बिखरी गिरी पड़ी थी। सामान, बोतलें, गिलास लुढ़के पड़े थे कारपेट पर। जो लोग निकल सकते थे निकल गए थे। बाकी इधर उधर कोनों में दुबके पड़े थे। सबके चेहरों पर मौत का डर छाया हुआ था। गोलियां चलनी तो कब की बंद हो चुकी थी। राघव, धर्मा, एक्स्ट्रा, तीरथ, मनु, तुली में से कोई भी वहां नहीं था। 2 लाशें अलग अलग जगहों पर पड़ी थी। वो दोनों FIA के एजेंट थे। नारंग वहीं था, परंतु उसके चेहरे पर हार के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। बाकी बचे 2 एजेंट नारंग के पास पहुंचे। हमारे 2 साथी मारे गए, एक ने नारंग से कहा। वे कौन थे जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई? धर्मा और एक्स्ट्रा, राघव के साथी। नारंग ने होठ भींचकर कहा। तुली कहाँ है? पता नहीं। नारंग वहां नजरें दौड़ाता बोला। उनमें से कोई मरा क्या? नहीं मालूम। वे लोग जिंदा या लाश के रूप में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हम उनसे मात खा गए। ऐसे वक्त के लिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। नारंग बोला। बहुत बुरा हुआ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।